हेलो दोस्तों, सर्वक कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे और जैसे कि इससे पहले जो आप वीडियो में देख चुके होंगे, जो अपन का पशु परिचर का जो सिलेबस है जो अभी चेंज हुआ है उसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई है, क्या क्या चीजें बदली है, उन सारी चीजों को लेकर के हमने न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न पर बिल्कुल आपका जो सिलेबस है वो तैयार किया है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जिसमें आप पहले भी देख चुके हो, एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए, है ना मेरे भाई। देखो ये जो अपन का है वो चेंजेस, वैसे कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ सिलेबस में क्या क्या है बदलाव किया गया है ना। सिलेबस में क्या किया गया है मेरे भाइयों, बदलाव किया गया है, जिसमें देखो वही चीज जो पहले थी, 150 प्रश्न पहले थे, 150 ही प्रश्न अब है, कुल अंक भी कितने हैं 150, पहले भी कितने थे 150। समय पहले कितना था 3 घंटे का, तो अभी भी कितने घंटे का है 3 घंटे का। वही पहले की तरह देखो 1/4 का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, 1/4 क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए, देखो पहले जो सिलेबस था जो दो पार्टों में देख रखा था, एक तो अपन का था पार्ट 1 पार्ट ए और एक था अपन का पार्ट बी, जिसमें पार्ट बी में केवल जो अपन की किसको सम्मिलित किया गया था पशुपालन को, किसको किया गया था मेरे भाइयों पशुपालन को। और बाकी जो अपन के पार्ट ए था इसमें क्या गया था सभी सब्जेक्टों को सम्मिलित करके सिर्फ नाम नाम दिए गए थे सब्जेक्टों के। लेकिन अब जो सिलेबस में चेंजेस आए उसमें क्या हुआ है कि अब देखो ना, तो देखो पहले बताया गया था जो अपन का बी पार्ट है कितने परसेंट का था 30% का, और जो अपन का पार्ट ए था वो कितने परसेंट का था 70% का। पहले पार्ट ए से कितने क्वेश्चन बताए गए थे आपको 105 क्वेश्चन। बात करें पार्ट बी से आपको कितने क्वेश्चन बताए गए थे 45 क्वेश्चन। मेरे भाई कितने क्वेश्चन बताए गए थे 45 क्वेश्चन बताए गए थे। ठीक है, ये तो बात थी किसकी जो आपका पिछला सिलेबस था जो गवर्नमेंट ने पहले, लेकिन अब जो विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है उसमें जो अपन की एनिमल हस्बेंड्री है पशुपालन है उसकी चीजों में क्या हुई है कमी हुई है। कमी तो हुई है मेरे भाई, लेकिन साथ साथ चीजों को अब आपको क्या पढ़ना होगा थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। पहले तो क्या था सामान्य जानकारी वगैरह वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये छोटे छोटे आपके क्या थे पार्टों को सम्मिलित किया गया था, लेकिन अब जो है बिल्कुल सिलेबस आपको खोल के दिया है जो भी चीजें। अब इस सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको बताया गया, देखो भूगोल, भूगोल का बिल्कुल राजस्थान के विस्तृत में जो भी है पूरे की पूरे आपको क्या है खोल के बताया गया है। उसके बारे में नेक्स्ट बात करें आपसे, देखो राजस्थान का इतिहास आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी आपको एक एक टॉपिक दिया गया है कि ये टॉपिक ऐसे, जैसे कि लोक देवता है तो लोक देवता से ही आपको क्वेश्चन आएगा, लोक देवी से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई। उसके बाद में देखो जैसे अपनी बोलियां हैं, मेले त्योहार, जितने भी अपन के आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिकों क्या आपको खोल खोल के बताया गया है। इसके बाद में और अगर आपसे नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट में देखो सामान्य विज्ञान, तीसरा कौन सा है, 6 पार्टों में आपका पूरा पूरा सिलेबस डिवाइड किया हुआ है, जिसमें देखेंगे आप, देखो ये है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको देखो भौतिक रसायन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में बात करें देखो धातु अधातु, नेक्स्ट बात करें देखो प्रकाश का परिवर्तन एवं नियम, प्रकाश का परिवर्तन एवं नियम, सिर्फ इतना जो दिया है वही पढ़ना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट देखें देखो कुछ बायोलॉजी के भी हैं आपके, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली है आपकी। उसके बाद में मानव शरीर की संरचना अंग, देखो मानव शरीर की जो संरचना पूरे पूरे अंग तंत्रों के बारे में पूछा गया है आपसे। उसके बाद में नेक्स्ट देखें देखो मानव के प्रमुख रोग, रोग कारक, निदान और अपशिष्ट प्रबंधन, ये आपके क्या है सिलेबस है आपका साइंस का सिलेबस है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है अपना मैथमेटिक्स, कितना किसका है गणित का। गणित में देख लीजिए आपको कुछ चुनिंदा ही टॉपिक दिए गए हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं आपके, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, कौन कौन से महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। उसके बाद में देखो औसत लाभ हानि और प्रतिशत, ये टॉपिक है। एक है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समानुपात, समानुपात और अनुपात, ये टॉपिकों को आपको किसमें सम्मिलित किया गया है मैथ के टॉपिकों में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में आती है सबसे बड़ी बात कहां पर, पशुपालन पर, जिसकी चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ मेरे को। देख लीजिए इसमें क्या है, आपके देखो 4 टॉपिक दिए हुए हैं। वैसे तो आपको ऐसा लग रहा है वो 4 टॉपिक, लेकिन इन 4 टॉपिकों को कवर करवाने की जिम्मेदारी मैं आपको बता दूं पहले कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपको बताई गई 1 दिसंबर, कितनी है मेरे भाइयों 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच क्या होगा आपका पेपर होगा। 1 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच क्या होगा आपका पेपर होगा। पेपर की डेट क्या रहेगी बिल्कुल निश्चित रहे। अब अगर आज से भी अगर अपन अनुमान लगा तो दिन आपके पास में लगभग लगभग 70 से 75 दिन का क्या है समय है। अब 70 से 75 दिन में इन टॉपिकों को कैसे कवर करें जिससे कम से कम एक बार आपका, एक बार नहीं तो 2 बार आपका क्या हो जाए रिवीजन हो जाए, आपके एमसीक्यू टेस्ट लग जाए, उसका टेस्ट सीरीज भी दे लो आप। तो क्या करना होगा, देखो जो आपके टॉपिक है, टॉपिक दिया हुआ है इसमें जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग विशेषताएं, आवास और
संरक्षण, जिसमें देखिए अब इन्होंने दे तो क्या, केवल क्या दिया है आपको कि जंतुओं में जनन। अब जनन में ये थोड़ी केवल आप जनन जनन पढ़ जाओ, ये नहीं है, इसका बिल्कुल पूरे पूरे आपको क्या पढ़ने होंगे, जनन तंत्र। क्योंकि देखो चीजें कम की हैं, चीजें उन्होंने लोगों ने क्या की है, कम की है गवर्नमेंट ने, लेकिन ये चीजों के बारे में ये नहीं कहा है आपसे कि यहाँ से आके कितने क्वेश्चन आएंगे, फिक्स क्वेश्चन का भी डिवाइडेशन नहीं है कि भाई इससे मान के चलो पहले 45 क्वेश्चन की बोला था, अब 45 आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी डाउट वाली बात है। लेकिन अगर पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि पशुपालन को कितने परसेंट दिखाया गया था, 30%। कितने बताया गया था मेरे भाइयों, 30%। तो 30% में देखो अब आपका जैसे जंतुओं में जनन है, क्या है, जंतुओं में जनन है, तो जनन के सारे सारे जनन तंत्र पढ़ने होंगे आपके, नर के मादा के सारे सारे जनन तंत्र, उनके रोग कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी चीजें आती है, सारी चीजों को आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना होगा। ठीक है मेरे भाइयों। उसके बाद देखो पाचन के अपन पाचन तंत्र पढ़ेंगे, पूरे पूरे स्वतंत्र तंत्र पढ़ेंगे, फिर उनके प्रमुख क्या पढ़ेंगे अपन, रोग पढ़ेंगे। उसके बाद में विशेषताएं और आवास, ये किसकी बात की है, पशुओं की विशेषताएं और आवास। और देखो विशेषताएं कहीं ना कहीं एक चीज को इंगित करती है आपकी, किसकी विशेषताएं, किसकी, नस्लों की। तो कहीं ना कहीं मेरे भाइयों मेरे साथियों एक चीज ध्यान से सुन लेना कि आपको किसकी बात की गई है यहाँ पर, विशेषताओं की। और विशेषताओं में आपको देखो नस्ल की अगर बात करें अपन, तो नस्ल आपको दिया नहीं हुआ है टॉपिक, लेकिन आपको हल्का सा एक बार नस्ल को देखकर जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो कई बार आपको सिलेबस में सिर्फ इतना दिया है, देखो विशेषता, अब आपसे विशेषता पूछ सकता है किसी भी पशु, किसी भी पशु की आपसे विशेषता पूछ सकता है। तो हल्का हल्का सा सारे सारे आप नस्ल देखकर जरूर जाएं। मैं आपको जो विशेषता वाला टॉपिक आएगा हल्का हल्का ट्रिक के माध्यम से आपको सारी सारी नस्लें सभी पशुओं की क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे भाइयों। उसके बाद में थोड़ी सी और चर्चा करें, वैसे इस पूरे डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ, इससे पहली जो वीडियो थी उसमें एक बार और जो आपके पशु उत्पादक है, पोषक मान, ये देखो आपको डेयरी के बारे में पूछा गया है आपसे। उसके बाद में देखो कुक्कुट पालन के बारे में, कुक्कुट सिर्फ आपको पालन किसका पूछा है, कुक्कुट पालन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद में देखो एक यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपका आधुनिक विश्व के चरवाहे, आधुनिक विश्व के चरवाहे जो एनसीईआरटी का है 9th-10th में आता है जो अपन का, वो है यहाँ पर, इससे भी हो जाएगा, ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आने के भी कोई चांसेस भी नहीं, लेकिन इसको मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 क्लास का समय लगेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें आपसे, देखो वन्य जीव, उनका जीवन, वन्य जीव संसाधन, इनके बारे में आपको क्या है पूछा गया है, तो इनके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है मेरे भाइयों। अब देखो आप ये तो सिलेबस के बारे में तो आपसे चर्चा होगी, लेकिन अब बात करते हैं कि किस प्रकार से तैयारी की जाए। आपके पास जो समय है जिसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और साथ साथ में आपकी क्या है तैयारी भी सुचारू रूप से हो जाए। तो इसके लिए आपको देखो 70 से 75 दिन का समय है, जिसमें हम आपको लगभग लगभग 30 से 35 दिन में, कितने में, 30 से 35 दिन में पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है एनिमल हस्बेंड्री का पूरा कोशिश, पूरा जो आपका सिलेबस है इसको पूरा करवाने की क्या की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोगों से बात की जाए, सिलेबस तो आपका पूरा हो जाएगा कितना, 30 से 35 दिन में। उसके बाद में आपको देखो टेस्ट सीरीज जो अपनी कोचिंग का ऐप है उसमें आपको क्या टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, पूरे फुल लेंथ पूरे सिलेबस पे अकॉर्डिंग, जो आपका नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या दी गई है, टेस्ट सीरीज जारी कर दी गई है। तो अपनी पूरी पूरी देखो तैयारी जो करनी थी आप लोग कर चुके हो, लेकिन देखो आपको टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट सीरीज देने से आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप क्या होगे, निखरते जाओगे। इसलिए आपको क्या करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है साथ साथ में। उसके बाद में देखो आपको जैसे अपन का जंतुओं में जनन वाला जो टॉपिक है ये खत्म होते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे अपन का जो पास में, ऐसे करके आपके लगभग 30 से 35 दिन का आपका समय लगेगा सिलेबस में। उसके बाद में सिलेबस आपका कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू टेस्ट लगवाए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आपसे अगर बात की जाए, जो अपन का कोचिंग का जो ऐप है वहां पर आपकी टेस्ट सीरीज जारी कर दी गई है, प्रत्येक संडे को लगभग आपको क्या लगता है टेस्ट लगता है। और बात करते हैं आप किसकी, एनिमल हस्बेंड्री की क्लासों की, तो आपको पर डे प्रत्येक शाम को 7 बजे प्रीमियम में क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड होगी, आपको प्रीमियम में प्रत्येक शाम को कब मिलेगी, आपको क्लास 7 बजे मिलेगी। इसके बाद में एक और रह गया था आपका जो करंट वाला जो पोर्शन था, करंट वाला, करंट की भी आपको क्लास इस क्लास के खत्म होने के बाद ही रिमाइंडिंग में आपको मिल जाया करेगी, पर डे मिलेगी। क्लास को नियमित रूप से लें, ये आपकी तैयारी को बेहतर करवाने के लिए एक से एक बेहतर प्रयास किए जाएंगे। अब देखो करते हैं अपने जो सिलेबस है इसमें, देखो अपना फैलाई जो अपन का पॉइंट है, जंतुओं में जनन, क्या है अपन का, जंतुओं में जनन। तो देखो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन चलेंगे अपन, ठीक है, जिससे कि आपकी कोई भी चीज मिस नहीं हो। अब देखो बात करते हैं जंतुओं में जनन, क्या है जंतुओं में जनन, जी हाँ बिल्कुल। अब आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जंतुओं में क्या दे रखा है मेरे भाइयों, जनन। अब देखो जनन से केवल ये नहीं कि आप केवल जनन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया इससे काम चल जाएगा, बिल्कुल इससे काम चलने वाला आपका नहीं है। तो इसलिए आपको देखो हेडिंग देख पा रहे होंगे आप, जंतुओं में जनन, जनन में भी आपको क्या पढ़ने होंगे, देखो मेरे भाइयों, नर जनन तंत्र क्या पढ़ना होगा मेरे भाइयों, नर जनन तंत्र पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए आपसे किसका, मादा जनन तंत्र पढ़ना होगा।
उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन, देखो मध्यकाल, मध्यचक्र, गर्भकाल और यौवनारंभ। ये सारी की सारी चीजें आप कंसेप्ट से पढ़नी होंगी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, निषेचन वाला। ये भी किसमें है, अपन के जंतुओं के जनन में है। उसके बाद में बात किया जनन संबंधी सारे सारे क्या देखने होंगे आपको, रोग। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग कि देखो जंतुओं में जनन, पाचन, शोषण और प्रमुख रोग। क्या है प्रमुख रोग, तो साथ में ही आपको क्या पढ़ने होंगे मेरे भाइयों, रोग भी पढ़ने होंगे। तो जंतुओं में जनन सबसे पहले देखेंगे अपन कौन सा, नरजनन तंत्र। उसके बाद में कौन सा देखेंगे अपन, मादा जनन तंत्र। उसके बाद में मध्यकाल, मध्यचक्र, गर्भकाल और यौवनारंभ, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट बात की जाए तो क्या देखेंगे अपन इसके बारे में, निषेचन देखेंगे। निषेचन क्या है, किस प्रकार से होता है, सारी चीजें। उसके बाद में देखा जाएगा जनन संबंधी जितने भी रोग हैं, सारे रोगों को पढ़ना होगा। अब देखो आप जो पहले रोग पढ़ रहे थे उन रोगों में इन रोगों में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको, अंतर मिलेगा। तो इसीलिए आपको कंसेप्ट वाइज बिल्कुल चीजें शॉर्ट रूप में मिलेंगी आपको और अच्छी मिलेंगी, और क्वेश्चन का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देकर के जाएंगे, ये चीज निश्चित मान लेना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन कौन से, नर जनन तंत्र की। किसकी बात करते हैं, नर जनन तंत्र की। अब नर जनन तंत्र जो आपका है इसमें, हाँ जी ऐसे कर लेते हैं इसको, एक सेकंड गाइस। नर जनन तंत्र, ठीक है, यूनिट वाइज कर लेना। वैसे इसकी यूनिट वन ही मान लेते हैं अपन इसको। नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, जनन में आपकी यूनिट वाइज इस हिसाब से आपको क्लास क्या है मिल जाए करेंगे। यूनिट वन है अपन की क्या, नर जनन तंत्र। क्या है मेरे भाइयों, नर जनन तंत्र। अब देखो जनन तंत्र की बात करें तो इसमें भी देखो कुछ जो जननांग होते हैं अपन के जनन तंत्र के अंदर, जो जननांग होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाइयों, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपन का जो पहले नंबर का होता है, नंबर वन जो है वो है अपन का प्राथमिक। कौन सा है, प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग। उसके बाद में नेक्स्ट बात की जाए आपसे, दूसरा होता है अपन का द्वितीयक। दूसरा होता है अपन का द्वितीयक जननांग। कौन सा है, द्वितीयक जननांग। क्वेश्चन यहीं से आएगा, आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा कि प्राथमिक जननांग कौन है और द्वितीयक जननांग कौन सा है। जिसमें अगर बात करें, अगर नर पशुओं की बात करें, सबसे पहला जो जननांग की बात की जाए, प्राथमिक जो जननांग है वो होता है आपका वृषण। कौन सा होता है, वृषण। कौन सा होता है मेरे भाइयों, वृषण। उसके बाद में द्वितीयक जननांग की अगर आपसे बात की जाए, द्वितीयक जननांग में आएंगे अपन के अधिवृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, प्रोस्टेट और एक होता है अपन का काउपर, काउपर। और लास्ट में आता है अपन का पेनिस, जिसको सिसन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, सिसन कहते हैं। अब देखो इसमें आपने जो अपन का सबसे पहली बात आती है, क्या आता है अपन का जो प्राथमिक जननांग होगा, क्या होगा, प्राथमिक जननांग होगा वो कौन सा होगा अपन का, वृषण होगा। द्वितीयक जननांग अपन के कौन कौन से होंगे, अधिवृषण, शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर, पेनिस, या क्या बोल सकते हैं इसको, सिसन बोल सकते हैं। इसमें देखो अपन शुक्रवाहिका भी आती है, शुक्रवाहिका, 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 प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर, पेनिस, ये सारे क्या हैं, द्वितीयक जननांग है। और ये क्या है अपन का वृषण, प्राथमिक जननांग है। क्या है अपन का, प्राथमिक जननांग है। अब देखो आपको यहाँ पर तो आपने देख चुके हो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों चीजों को समझ गए होंगे। समझ में नहीं आई है, सुन लीजिए। जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता हो उसे क्या कहते हैं अपन, प्राथमिक जननांग। और जहां पर शुक्राणुओं का परिपक्वन क्या होता हो, परिपक्वन एवं परिवहन होता हो, या गर्भाधारण में क्या होते हो, सहायक होते हो, उन्हें क्या कहते हैं अपन, द्वितीयक जननांग। क्या कहते हैं, द्वितीयक जननांग। जो गर्भधारण में अपन के सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, वो अपन के कौन से होंगे, द्वितीयक जननांग। और जो अपन के प्राथमिक, जहां पर शुक्राणुओं का क्या होगा निर्माण, क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा, उसे क्या कहेंगे अपन,
ब्रसन कहेंगे या क्या कहेंगे, ब्रसन कहेंगे। और उसके बाद में या इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक जननांग। क्या कहेंगे, प्राथमिक जननांग। क्या कहेंगे इसको, प्राथमिक जननांग। ठीक है मेरे भाइयों। हाँ जी। तो देखो एक बार आपने यहाँ पर तो देख लिया है, इसके बाद एक बार इसको मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा जो अपन का नर जनन तंत्र होता है, पूरे नर जनन तंत्र की आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना हूँ। डायग्राम बनाकर डायग्राम से समझेंगे चीजों को, कौन सी चीज कैसे कैसे कार्य करती है। ये तो आपने थ्योरिकल रूप से देख लिया कि जो जननांग जो अपन के गर्भ धारण में जो सहयोग करते हैं वो क्या होते हैं, अपन के द्वितीयक जननांग। और जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता हो, क्या होता हो, शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं को क्या होता हो, निर्माण, उसे क्या कहते हैं अपन, प्राथमिक जननांग। ये तो अपन की सौ की सीधी बात हो रहा है ना, वो हो गई कि जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होगा वो तो क्या होंगे अपन के प्राथमिक। और जहां पर गर्भ धारण करने में अपन के सहयोग करेंगे, जो से अंग होंगे, जो अंग होंगे अपन के, वो क्या होंगे, सारे सारे द्वितीयक जननांग होंगे। अब मैं आपके सामने नरजनन तंत्र का डायग्राम बना देता हूँ, एक बार देख लेना, डायग्राम से और अच्छा समझ में आएगा आपके। थोड़ा धैर्य बना करके रखे मेरे भाइयों, है ना। नर जनन तंत्र, ठीक है मेरे भाइयों। ठीक, ठीक है मेरे भाई। देखो सबसे पहले इनका साथ साथ में नामांकन करते चलते हैं, जिससे आपको भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जो अपन का येलो येलो कलर का दिख रहा है, ये क्या है अपन का, ब्रसन। क्या है मेरे भाइयों, ब्रसन। क्या है अपन का, ब्रसन है। उसके बाद ये जो ब्रसन के ऊपर होता है, इसे क्या कहते हैं अपन, अधिप्रसन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, अधिप्रसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन अधिप्रसन। इसे क्या कहते हैं, अधिप्रसन। ठीक है मेरे भाइयों। उसके बाद में चलते हैं आगे, और जितने भी हैं देखो एक बार, द्वितीयक जननांग में जो देखो अधिप्रसन, शुक्राशय, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट का ऊपर, सारे सारे क्या है, द्वितीयक। अब ये कैसे कैसे होते हैं एक बार देखिए। जी हाँ। उसके बाद में ये तो देखो क्या हो गया, अपन के प्रश्न हो गए। प्रश्न के चारों ओर या चारों तरफ या प्रश्न के जो ऊपर लगा होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, अधिप्रसन कहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, क्या आता है नेक्स्ट स्टेप, वो होता है शुक्रवाहिका। क्या होता है मेरे भाइयों, शुक्रवाहिका। और ये शुक्रवाहिका कुछ इस प्रकार से होकर के ऐसे आती है। ठीक है मेरे भाइयों। ठीक है, तो थोड़ा सा, चलो ठीक है कर देंगे। जी, नर्जन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो इसमें लगी हुई होती है, यहां पर होता है इसका मूत्राशय। क्या होता है मेरे भाइयों, मूत्राशय। ये क्या होता है, मूत्राशय। ये जो अपन की जो दो लाइनिंग आ रही है, इसे कहते हैं अपन शुक्रवाहिका। इसी में लिख देता हूं अपन, शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका। उसके बाद में जो अपन का आएगा शुक्राशय। क्या आएगा, शुक्राशय। शुक्राशय कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या है, शुक्राशय। शुक्राशय के बाद में आता है अपन का प्रोस्टेट। क्या आता है मेरे भाइयों, प्रोस्टेट आता है।
ये क्या होता है अपन का प्रोस्टेट। इसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट कहते हैं, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बाद में आता है अपन का एक और काउपर। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों इसको, काउपर बोलते हैं। इसकी संरचना कुछ देखो, इनकी संरचना जो है ना निश्चित नहीं होती है कि गुरु जी ऐसी संरचना, इसकी निश्चित संरचना कोई क्या नहीं होती, इनकी निश्चित नहीं होती। इन्हें क्या कहते हैं अपन, काउपर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, काउपर कहते हैं, काउपर कहते हैं। उसके बाद में यहां से आकर के ये एसू, उसके बाद में ये जो यहाँ पे अंत में आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं अपन ब्रसन। इसके बाद में इसे कहते हैं अपन पेनिस। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, पेनिस। हिंदी में अगर बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं, शिशन। क्या कहते हैं, शिशन। ये सारी सारी चीजें आपने देख ली होंगी। और ये जो एस आकार का दिख रहा है आपको, देखो कुछ एस प्रकार की आकृति दिख रही होगी आपको, एस प्रकार की आकृति दिख रही होगी। इसको सिग्नोमाइट, जिसको क्या कहते हैं, सिग्नोमाइट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, सिग्नोमाइट कहते हैं। सिग्नोमाइट, उसको फ्लेक्सर भी बोल देते हैं कभी कभार। क्या, सिग्नोमाइट फ्लेक्सर, फ्लेक्सर क्या कह देते हैं इसको, सिग्नोमाइट फ्लेक्सर। ठीक है मेरे भाइयों। अब देखो ये क्या है, पूरा पूरा जो आप चित्र देख पा रहे होगे, ये जो चित्र है ये क्या है अपना गर्जन तंत्र का पूरा। अब इसमें किस प्रकार से शुक्राणु बन रहे हैं, बन करके कौन कौन क्या क्या चीज दे रहा है इनको, किस प्रकार से सहायता कर रहा है, सहायता करने के बाद में जो अपन के शुक्राणु जो बाहर निकल रहे हैं, अपन के शुक्राणु किस प्रकार से बाहर आते हैं, वो चीज आपको देखनी होगी। ठीक है मेरे भाइयों, बारीकी से समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझना। ठीक है मेरे भाइयों, कि देखो सबसे पहला इनका एक बार नामांकन क्रमवाइज कर देता हूं आपको। सबसे पहला नंबर आएगा जो कौन सा है अपन का, ब्रसन का है। कौन सा है, ब्रसन का, क्योंकि प्राथमिक जननांग कौन है अपन का, ब्रसन है। ब्रसन के बाद में अगर नेक्स्ट बात की जाए आपका जो अधिब्रसन है, ये कितने नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर। ब्रसन के ऊपर जो लगा होता है उसे क्या कहते हैं अपन, अधिब्रसन। ये कितने नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर आएगा। उसके बाद में तीसरे नंबर पर नेक्स्ट आपसे बात की जाए शुक्रवाहिका। क्या है मेरे भाइयों, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किसमें जुड़ी हुई होती है, अधिप्रसन में। किसमें जुड़ी हुई होती है, देखो अधिप्रसन में जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही, शुक्रवाहिका जो आ रही है अपन किसमें जुड़ रही है, अपन के अधिप्रसन में। तो ये कितने नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर। उसके बाद में अगर बात करें आपसे नेक्स्ट, यहाँ से जुड़ करके जब आएगी, यहाँ पर कौन सा जुड़ रहा है अपन का, शुक्राशय। क्या जुड़ रहा है, शुक्राशय जुड़ रहा है। शुक्राशय ये कौन से नंबर का, 1 2 3, ये कौन से नंबर का हो गया अपन का, चौथे नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए शुक्राशय के बाद जो शुक्राणु निर्माण होकर के जाएंगे अपन कहां पर पहुंचेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि में। कहां पर पहुंचेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो ये हो गया अपना 4 5वें नंबर का। उसके बाद में नेक्स्ट बात की जाए प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में अपन का कहां पर पहुंचेंगे, अपन शुक्राणु काउपर के पास में। कहां पर पहुंचेंगे, काउपर के पास में। तो काउपर कितने नंबर का हो जाएगा अपन का, 6वें नंबर का। क्या हो जाएगा, 6वें नंबर का हो जाएगा। उसके बाद में देखो आप जो देख पा रहे होंगे एस आकार की कुछ आकृति बनी हुई होती है। आप लोगों ने देखा होगा, शिशन देखा होगा, जो बाहर जो आकृति होती है नर में, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से लेकर के यहाँ पर जो इनका जो शिशन होता है क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है, कुछ एस प्रकार की आकृति बना करके रखता है। किस प्रकार की, देखो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एस प्रकार की आकृति बना के रखी है। इसको क्या कहते हैं, सिग्नोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्नोमाइड फ्लेक्सर। क्या कहते हैं भाई, सिग्नोमाइड फ्लेक्सर कहते हैं। उसके बाद में शुक्राणु काउपर से होते हुए कहां पर आएंगे अपन के, शिशन। कहां पर, सॉरी अपन के कहां पर आएंगे, शिशन में। कहां पर आएंगे, पेनिस में आएंगे। पेनिस में आने से कितना नंबर हो गया, 7। तो उसके बाद में यहाँ पर जो अपन का पेनिस है ये कितने नंबर का हो जाएगा, 8। और पेनिस के द्वारा क्या हो जाता है, शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से कौन कौन कैसे कैसे कार्य कर रहा है वो देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन किसकी, ब्रसन की। ब्रसन क्या है, प्राथमिक जननांग है। क्या है, प्राथमिक जननांग है। तो यहाँ पर जो अपन के शुक्राणु है, शुक्राणुओं क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है मेरे भाई। शुक्राणुओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। शुक्राणु का निर्माण कहां पर हो रहा है, ब्रसन के अंदर। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक जननांग। पहला कंसेप्ट आपका क्लियर। उसके बाद में किसने बनाए, ब्रसन ने बनाए। क्या, शुक्राणु। ब्रसन के बनाने के बाद शुक्राणु कहां पर जाते हैं अपन के, अधिब्रसन में। कहां पर जाते हैं भाइयों, अधिब्रसन में जाते हैं शुक्राणु। कहां पर जाते हैं, अधिब्रसन में जाते हैं। कहां पर जाते हैं, अधिब्रसन में। अब अधिब्रसन से कौन जुड़ा हुआ है, शुक्रवाहिका। कौन जुड़ी हुई है, शुक्रवाहिका जुड़ी हुई है। अब ये शुक्रवाहिका जो अधिब्रसन के पास में कौन है, शुक्राणु। इन शुक्राणुओं को क्या कर लेती है मेरे भाइयों, ले लेती है। क्या कर लेती है, ले लेती है। अब शुक्रवाहिका यहाँ पर आ जाएंगे, शुक्रवाहिका के द्वारा होते हुए यहाँ पर आगे पहुंचेंगे। यहाँ पर मिलेगा अपन को क्या, मूत्राशय।
क्या मिलेगा मेरे भाइयों, मूत्राशय मिलेगा। मूत्राशय के अंदर से क्या सम्मिलित हो जाता है इसके साथ, शुक्राणुओं के साथ में, शुक्राणुओं के साथ में मूत्र भी क्या हो जाता है, मिल जाता है। क्या हो जाता है, मूत्र भी मिल जाता है। उसके बाद में जब अपन के शुक्राणु कहां पर पहुंचेंगे, शुक्राशय के पास में। देखो नाम से पता चल रहा होगा, शुक्राशय, शुक्राणुओं का आशय, शुक्राणुओं का घर, ऐसे पता चल रहा है ना, शुक्राणुओं का आशय। ठीक है, तो अपन के शुक्राणु कहां पर पहुंच जाएंगे, अपन के शुक्राणु पहुंच जाएंगे किसके पास में, शुक्राशय के पास में। अब शुक्राशय के पास में जब अपन के कौन आ जाते हैं, शुक्राणु, तो शुक्राणु आकर के क्या होता है, ठहरते हैं। क्या करते हैं, ठहरते हैं। और जब शुक्राणु जो ठहरते हैं तो शुक्राणु इसके अंदर क्या करता है, इसमें प्रोस्टेट, आप लोगों ने सुना होगा कि अपन को फ्रैक्टोज और आप लोगों ने सेट्रिक अम्ल, ये दो नाम सुने होंगे, फ्रैक्टोज और सेट्रिक, जो अपन का सेट्रिक अम्ल है वो सुनेंगे। जो अपन का शुक्राशय होता है इसमें कितने परसेंट की भागीदारी देता है, 70%। क्या देता है अपने द्रव में, 70% का क्या करता है, स्त्रावन करता है। कौन, शुक्राशय। शुक्राशय किसमें मिला देता है, अपन का पोषण देता है। किसको, जो अपन का सीमन क्रिएट हो रहा है, इस सीमन के लिए 70% पोषण कौन देता है, अपन का शुक्राशय देता है। कौन कौन सी चीज देता है अपन को, फ्रैक्टोज और सेट्रिक अम्ल। क्या देता है, फ्रैक्टोज और सेट्रिक अम्ल। दोनों चीजों देने के बाद में अब यहाँ पर शुक्राणु क्या हो गए, इनके पास फ्रैक्टोज और सेट्रिक अम्ल आ चुके हैं। उसके बाद में आते हैं किसके पास में, प्रोस्टेट ग्रंथि के पास में। किसके में, प्रोस्टेट ग्रंथि के पास में। अब देखो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये क्या करती है कि इसने यहाँ पर जो अपन का शुक्राशय था, शुक्राशय, जी हाँ यार इधर देखिए, जो अपन का शुक्राशय था, शुक्राशय ने अपन को जो सेट्रिक अम्ल दिया है, क्या दिया है, सेट्रिक अम्ल दिया है। जो अपन के शुक्राणु है उनमें किसकी मात्रा बढ़ चुकी है, अम्ल की मात्रा बढ़ चुकी है। लेकिन जो अपन की प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये क्या करती है, जो अपन की प्रोस्टेट ग्रंथि करती है ये क्षार का स्त्रावन करती है। किसका स्त्रावन करती है, क्षार का स्त्रावन करती है। किसका करेगी, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद क्या करेगी, क्षार का स्त्रावन, क्षार का स्त्रावन करेगी। किसका स्त्रावन करेगी, क्षार का स्त्रावन करेगी। क्योंकि क्षार का स्त्रावन इसलिए करेगी, जब ये शुक्राणु यहाँ से निकल करके कहां पर आ जाएंगे, पेनिस के पास, पेनिस के द्वारा बाहर निकाले जाएंगे। जब ये योनि मार्ग तक पहुंचेंगे तो योनि के अंदर आप लोगों ने देखा हो क्या होती है, अम्लीयता होती है। क्या होती है, अम्लीयता होती है। अब जैसे ही जो अपन शुक्राणु अम्ल के पास में पहुंचेंगे, अगर ये इसको क्या नहीं देगी, क्षार नहीं देगी, क्या होगी, क्षार नहीं देगी, जो अपन के शुक्राणु वो क्या हो जाएंगे, नहीं, नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट हो जाएंगे अगर आपके शुक्राणु तो क्या हो गया, अपन जनन नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे मेरे भाइयों, जनन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो अपनी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इसमें किसको सम्मिलित कर देती है, क्षार को सम्मिलित कर देती है। उसके बाद में जो अपन के क्षार के साथ में सम्मिलित करने के बाद में जो अपन की कहां पर आगे पहुंच जाती है, काउपर के पास में। अब जैसे अपन के शुक्राणु कहां पर आ जाएंगे, काउपर के पास में। अब काउपर भी एक बहुत अच्छा कार्य करती है, आप लोगों को बता दो। आप लोगों ने नाम सुना होगा श्लेष्मा का, किसका नाम सुना होगा, श्लेष्मा का, श्लेष्मा का नाम सुना होगा आप लोग, किसका नाम सुना होगा, श्लेष्मा का। अब जैसे ही अपन के प्रोस्टेट ग्रंथि से निकल करके किसके पास में आएंगे, काउपर के पास में। यहां तक ये कैसे होते हैं, हल्के शुष्क होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के शुष्क। लेकिन जो अपन की काउपर जो ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि किसका काम करती है, श्लेष्मा स्त्रावित करती है। क्या करती है, श्लेष्मा स्त्रावित करती है, चिकनाहट बढ़ाती है। जो कि जनन, जो अपन का जो जिस प्रकार जो अपन निषेचन करवाएंगे, सर्विंग करवाएंगे, मीटिंग करवाएंगे, उनकी मीटिंग करवाने के दौरान आप लोगों जो अपन देखा होगा, जो चिकनाहट होता है वो चिकनाहट किसके कारण होता है, श्लेष्मा का कारण। और श्लेष्मा का स्त्रावन कौन करता है, अपन का काउपर ग्रंथि करती है। क्या करते हैं भाइयों, काउपर ग्रंथि करती है। उसके बाद में अपन के सिग्नोमाइड जो फ्लेक्सर है, यहाँ पर जो अपन का सेशन है, सेशन की आकृति कैसी होती है, सुकड़ी हुई होती है। कैसी होती है, सुकड़ी हुई, कुछ एस प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, अपन के एस प्रकार की होती है, जिसमें उसके बाद में एस प्रकार की होती है। यहाँ से आकर के फिर अपन के कहां पर आके पहुंच जाते हैं, ये अपन के शुक्राणु पेनिस में आकर के पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं मेरे भाइयों, शुक्राणु आकर के प्रेस कहां पर पहुंच जाते हैं, पेनिस में। और पेनिस देखो कुछ किस प्रकार का होता है, बेलनाकार। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कैसा होता है मेरे भाइयों, बेलनाकार होता है। और आप लोगों को एक सबसे अच्छी चीज बता देता हूं, सबसे मोस्ट बात, यहाँ से क्वेश्चन और अगर ज्यादा डीपली आपसे पूछा जाए तो, कि नर में जो मूत्र मार्ग और जो जनन अंग होते हैं वो दोनों प्रक्रिया क्या एक साथ हो सकती हैं, जी बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि नर और नर में जनन अंग, जनन क्रिया बोल सकते हैं इसको, और मूत्र कभी भी एक साथ नहीं आते, कभी भी एक साथ नहीं आते। जब अगर अपन के कौन से आएंगे, शुक्राणु आएंगे, तो क्या होगा, मूत्र रुक जाएगा। यहीं पर देख लीजिए, जो अपन के शुक्राणु यहाँ से बनकर के आए तो मूत्र क्या हो जाता है, रुक जाता है। सम्मिलित होता है लेकिन यहाँ पर ही क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगर अपन का मूत्र जा रहा है तो अपन के जो शुक्राणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इसलिए कभी भी ना तो शुक्राणु पहले, ना तो शुक्राणु के साथ में मूत्र आएगा, ना मूत्र के साथ में शुक्राणु आएंगे। या तो आएंगे क्या, शुक्राणु आएंगे अपन के, या फिर क्या आएगा, अपन का मूत्र आएगा। ठीक है मेरे भाइयों,
एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद नंबर वाइज नंबर, अब जैसे मैं नंबर करवा चुका हूँ आपको नंबरिंग। सबसे पहले प्रश्न देखेंगे, प्रश्न के कार्य आपको वैसे प्रैक्टिकली बता दिए मैंने, आपको एक बार लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, देख ले। ठीक है, एक बार इसका एसएस कर लीजिए। एसएस शायद उम्मीद है हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले जो अपना प्रश्न है, प्रश्न के क्या क्या कार्य है, प्रश्न क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले अपन का नंबर 1, नंबर 1 यहाँ पर देख लेते हैं अपन का प्रश्न क्या है। प्रश्न यहाँ पर नोट्स पैटर्न में देख लीजिए, बिल्कुल सीधा सीधा शॉर्ट रूप में। देखो जो प्रश्न होता है यह है नर का प्राथमिक जननांग होता है। क्या होता है मेरे भाइयों? नर का प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग होता है। क्या होता है? नर का प्राथमिक जननांग होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए कि जो अपन का प्रश्न होता है इसका और क्या कार्य होता है, तो देखो इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा इसी में एक लाइन और लिख लेना, इसके अलावा सभी जनन अंग द्वितीयक हैं। कौन से जनन अंग हैं? द्वितीयक हैं। प्राथमिक कौन सा होगा अपन का? प्रश्न होगा। प्रश्न क्यों होगा? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कार्य की शुरुआत जो करता है उसको क्या कहते हैं अपन? प्रथम कहते हैं। इसलिए जो अपन का प्रश्न है क्या है? प्रश्न है। ये क्या है? इसका प्राथमिक जननांग है। और इसके अलावा जितने भी अपन के जननांग हैं ये सारे सारे कैसे होते हैं? द्वितीयक होते हैं। कौन से होते हैं? द्वितीयक करते हैं, क्योंकि चीज पहले ही बना दी गई होती है। वो तो उसमें क्या डालते हैं? पोषक तत्व वगैरह जो भी चीज है आप देखेंगे आगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्रश्न का। उसके बाद में चलते हैं अधिप्रश्न के पास में और देखते हैं अधिप्रश्न क्या कहता है। इसी में लिख देता हूं, अधिप्रश्न भी छोटा ही। अधिप्रश्न क्या है अपन का? अधिप्रश्न, अधिप्रश्न में अगर बात की जाए आप लोगों से कि अधिप्रश्न क्या चीज है, अधिप्रश्न में अगर आपसे बात की जाए जो अपन का अधिप्रश्न होता है ये प्रश्न के चारों ओर लगा होता है या प्रश्न के ऊपर लगा होता है। अधिप्रश्न यह है प्रश्न के चारों ओर, हाँ ऊपर, प्रश्न के ऊपर लगा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते, ये अपन का क्या है? जो येलो कलर का आप लोग देख पा रहे होंगे, जो येलो कलर का है, येलो कलर का देख पा रहे हो, ये क्या है? अपन का प्रश्न है। और उसके ऊपर देखो बिल्कुल जो रेड कलर का लगा हुआ है ये क्या है? अपन का अधिप्रश्न है। क्या है मेरे भाइयों? अधिप्रश्न है। क्या है? अधिप्रश्न है। ठीक है, और ये जो अपन का देखो एक चीज और देख लीजिए, जो अपन का अधिप्रश्न है किसके साथ में जुड़ा हुआ है? शुक्रवाहिका के साथ में। देख पा रहे होंगे आप, जो अपन का अधिप्रश्न है किसके साथ में जुड़ा हुआ है? शुक्रवाहिका के साथ। अधिप्रश्न, उसके बाद में अधिप्रश्न यह है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका के साथ जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। शुक्रवाहिका के साथ में क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। और जो अपन की शुक्रवाहिका आएगी, शुक्रवाहिका अगर बात करें,
सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन, देखो जो अपन का वृषण है, वृषण में क्या हुआ, शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। उसके बाद में जो अपन का अधिवृषण है, क्या होता है, जो अपन का अधिवृषण होता है, इसके अंदर जो शुक्राणुओं का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। एक चीज इधर की साइड में लिख देता हूं मैं, ये पॉइंट इधर देख लेना। इसमें शुक्राणुओं का, इसमें शुक्राणुओं का संग्रहण व परिपक्वन, संग्रहण में क्या होता है, परिपक्वन होता है। संग्रहण और क्या होता है मेरे भाइयों, परिपक्वन होता है। ठीक है, सबसे पहले जो उनका वृषण हुआ, ये क्या होगा, अपना प्राथमिक जननांग होगा। उसके बाद में इसके अलावा जो सभी जननांग होंगे वो कौन से होंगे, तृतीयक होंगे। इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसके अंदर वृषण के अंदर। वृषण अपन का क्लियर, वृषण से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, आपको सीधा सीधा प्राथमिक जननांग पूछेगा या शुक्राणुओं के निर्माण के बारे में पूछेगा। बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, अधिवृषण की। अधिवृषण बात करें, जो देखो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अधिवृषण वृषण के चारों ओर या वृषण के ऊपर लगा हुआ होता है। और इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है, शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। क्या होता है, शुक्राणुओं का संग्रहण। और संग्रहण करने के बाद इसमें शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाइयों, परिपक्व होते हैं। ठीक है, ये चीज देख ली भाई। उसके बाद में इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद में चलते हैं शुक्रवाहिका की ओर। किसकी ओर, शुक्रवाहिका की ओर। इसका डर कर दीजिए थोड़ा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हो गया होगा शायद उम्मीद। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, दो हो गए। तीसरे नंबर का जो देख लीजिए, पहला क्लियर अपन का प्रश्न, दूसरा क्या अधिवृषण, तीसरे नंबर का कौन सा अपन का, शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका देख लेते हैं एक बार। तीसरे नंबर पर है अपन की शुक्रवाहिका। क्या है अपन की, शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती है। शुक्रवाहिका की अगर बात की जाए तो देखो, पहला काम जो करती है यह अधिवृषण से, क्या होगा, जो अपन का अधिवृषण, यह अधिवृषण से शुक्राणुओं को लेने का कार्य करती है, लेने का कार्य करती है। शुक्राणु को क्या करती है, लेने का कार्य करती है। और ये जो जो अपन की शुक्रवाहिका होती है, किसके साथ में जुड़ी हुई होती है, अधिवृषण के साथ में। ठीक है, या अधिवृषण किसके साथ में, शुक्रवाहिका के साथ में। ठीक है मेरे भाइयों, इसके बाद में ये जो शुक्रवाहिका होती है, यहां से सारे के सारे देख लीजिए एक बार, यहां से लेने के बाद में सारे के सारे क्या जाएंगे, शुक्राणु लेने के बाद में देखो घूमती हुई सब संरचनाओं से, ग्रंथियों से जुड़ती हुई लास्ट में निकलती है। कहां पर पहुंच रही है अपन के में, पेनिस के पास में। कहां पर पहुंच रही है, पेनिस के पास में। पेनिस में जाकर क्या हो जाती है, खुल जाती है। क्या हो जाती है, पेनिस में जाकर के ये खुल जाती है। तो एक पॉइंट और, यह आगे जाकर, यह आगे जाकर के पेनिस, जिसको शिशन कहते हैं, शिशन में खुल जाती है, शिशन में खुल जाती है। ठीक है मेरे भाइयों, बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या था कि सबसे पहले वृषण ने निर्माण किया, उसके बाद में अधिवृषण ने क्या किया, इनका संग्रहण किया, परिपक्वन किया। परिपक्वन करने के बाद में किसको दे दिया, शुक्रवाहिका को। किसको दे दिया, शुक्रवाहिका को। अब ये जो शुक्रवाहिका ले जाती है लास्ट में लाकर के यहाँ पर निकलती हुई सारे शुक्राणुओं को, ये सारे सारे शुक्राणुओं को लाकर के कहां पर एकत्रित कर देती है, पेनिस में। कहां पर, पेनिस में। तो जो अपन की शुक्रवाहिका होगी कहां पर जाकर के खुलेगी, अपन के पेनिस में। कहां पर खुलेगी, पेनिस में मेरे भाइयों। तो देख लीजिए, यह आगे जाकर के कहां पर खुलती है, पेनिस में खुलती है। ठीक है मेरे भाइयों, इसके बाद में अब आप चित्र में देख पा रहे होंगे,
कहां पर किसकी बात हो गई अपन की, शुक्रवाहिका कितने नंबर की, 3 नंबर की। अब आता है अपन का कौन सा, शुक्राशय, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है अपन का, शुक्राशय आता है। अब शुक्राशय में भी देख लीजिए, शुक्रवाहिका हो गई अपन की, उसके बाद में अपन का चौथे नंबर का आता है शुक्राशय। क्या आता है मेरे भाइयों, शुक्राशय। क्या आता है, शुक्राशय आता है। शुक्राशय में देख लीजिए, शुक्राशय के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या काम करता है मेरे भाइयों। शुक्राशय शुक्र वाहिका में अपना स्त्रावन छोड़ता है। पहली बात तो क्या करता है मेरे भाइयों, स्त्रावन छोड़ता है। तो एक पॉइंट तो ये लिख लीजिए, यह है अपना स्त्रावन शुक्र वाहिका में छोड़ता है, शुक्र वाहिका में छोड़ता है। पहला काम तो ये हो गया, कहां पर पहुंच गया अपन के, शुक्राशय के पास में पहुंच गया अपन की शुक्राणु। जब शुक्राशय के पास में पहुंचे तो क्या हुआ, इसने जो अपन का शुक्राशय हुआ, इसने क्या छोड़ दिया, अपना स्त्रावन छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया मेरे भाइयों, स्त्रावन छोड़ दिया। और एक चीज और बता दूं आपको, शुक्राशय सीमन का 70% भाग स्त्रावन करता है, स्त्रावन करता है। 70% भाग क्या करता है, स्त्रावन करता है। अब ये अपने स्त्रावन में कौन कौन सी चीजों को छोड़ता है, वो इधर देख लीजिए। ये अपने स्त्रावन में किन किन चीजों को देखता है, तो देखो ये अपने जो स्त्रावन होगा, स्त्रावन में कौन कौन सी चीजों को छोड़ेगा, यह अपने स्त्रावन में छोड़ता है मेरे भाइयों, फ्रैक्टोज, किसको छोड़ता है मेरे भाइयों, फ्रैक्टोज को छोड़ता है। इसके अलावा और क्या छोड़ता है, सेट्रिक अम्ल। क्या छोड़ता है मेरे भाइयों, सेट्रिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल का स्त्रावन करता है, आ रही होगी मेरी बात समझ में आप लोगों को। ये शुक्राशय है, ये क्या छोड़ता है, शुक्रवाहिका में अपना स्त्रावन छोड़ता है। स्त्रावन में कौन कौन सी चीजें छोड़ता है, फ्रैक्टोज और सेट्रिक अम्ल। कौन कौन से, फ्रैक्टोज और सेट्रिक अम्ल का क्या करता है, स्त्रावन करता है। और सीमन का 70% भाग का निर्माण करता है, या 70% भाग बनाता है। 70% इसका आयतन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों, आयतन। वीर्य का आयतन अगर पूछा जाए तो 70% आयतन कौन बनाता है मेरे भाइयों, शुक्राशय। कौन बनाता है अपन का, शुक्राशय। अब मेरे भाइयों शुक्राशय ने अपना काम करते हैं, फ्रैक्टोज और सेट्रिक अम्ल क्या करती है मेरे भाइयों, मिला दिए। उसके बाद में बात आती है किसकी, एक बार इसका शानदार सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। शुक्राशय हो गया अपन का, उसके बाद में नेक्स्ट आएगा अपन का, शायद हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका और शुक्राशय, कितने पॉइंट हो गए, 4। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना प्रोस्टेट। क्या आता है मेरे भाइयों, प्रोस्टेट। क्या आएगा अपन का, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या आएगा मेरे भाइयों, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है जो याद रखनी है वैसे आपको, 5 नंबर का है। जो प्रोस्टेट अपन की ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि हमेशा क्षार स्त्रावित करती है। लो एक लाइन में आपका यह है, क्षार स्त्रावित करती है। क्या करती है मेरे भाइयों, क्षार स्त्रावित करती है। कितने परसेंट क्षार स्त्रावित करती है, 30%। देखो 70% जो कार्य कौन कर चुका है अपन का, शुक्राशय। 30% कार्य कौन कर रहा है अपन का, फ्रैक्टोज। कितना स्त्रावित करती है,
यह 30% आयतन स्त्रावित करती है। कितने परसेंट करती है? 30% आयतन क्या करती है? स्त्रावित करती है। कौन करती है? अपन की प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ये क्षार स्त्रावित क्यों करती है वो भी सुन लीजिए आप। जो देखो आप अभी जो अपन मादा पढ़ेंगे उसमें आएगा मादा जनन तंत्र में जो योनि मार्ग होता है, क्या होता है? योनि मार्ग होता है। वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब देखो अगर यहां से, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि देखो अगर यहां से ये या क्या नहीं छोड़ेगी, यहाँ पर क्षार अगर नहीं छोड़ेगी तो ये शुक्राणु जाएंगे, कैसे जाएंगे? अम्लीय जाएंगे। कैसे जाएंगे? अम्लीय जाएंगे। और वहां के जो जीन्स होंगे क्या होंगे? कैसे होंगे? प्रभावी होंगे। तो अपन अगर यहाँ पर ये अम्लीयता नहीं, सॉरी क्षारीयता अगर नहीं बढ़ाएगी तो ये जो शुक्राणु निकल करके जाएंगे, ये शुक्राणु क्या हो जाएंगे? वहां जाकर के नष्ट हो जाएंगे। और अगर शुक्राणु नष्ट हो गए तो जनन प्रक्रिया नहीं होगी। बिल्कुल जनन प्रक्रिया नहीं होगी। ध्यान से सुन लेना भाई। तो इसलिए जो अपनी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है शुक्राणुओं के बचाव के लिए होती है। और बचाव के लिए क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। समझो बात को। प्रोस्टेट है, क्या देगी अपन को? प्रोटेक्शन। क्या देगी? प्रोटेक्शन। शुक्राणुओं को प्रोटेक्शन कौन देता है? प्रोस्टेट। ठीक है मेरे भाई। लो ट्रिक को इसको इसी में लिख देता हूँ, बहुत शानदार ट्रिक आता है ये। यह शुक्राणुओं को प्रोटेक्शन देती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोटेक्शन से याद कर लेना। प्रोटेक्शन से प्रोस्टेट ग्रंथि अपन की। ठीक है। 30% क्या बनाती है मेरे भाइयों? आयतन बनाती है अपना। 30% भाग क्या करती है? स्त्रावित करती है। कितना स्त्रावित करती है? 30%। आयतन पूछे 30%। ठीक है। किस प्रोस्टेट ग्रंथि कितना आयतन करती है? 30%। या प्रोस्टेट ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है अपन का? क्षार स्त्रावित करती है। सिर्फ इतनी ही बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। उसके बाद में देखो अपन कहां पर आ चुके हैं मेरे भाई? प्रोस्टेट अपन का कंप्लीट हो चुका है। प्रोस्टेट तक अपन के शुक्राणु आ गए। इसने भी दे दिया प्रोटेक्शन उनको, शुक्राणु तुम ले जाओ। क्या कर जाओ? ले जाओ। फिर कहां पर आ जाते हैं? किसके पास में? काउपर के पास में। काउपर कितने नंबर का अपन का? 6 नंबर का। कितने नंबर का है मेरे भाइयों? 6 नंबर का। 6 नंबर का क्या है अपन का? काउपर। काउपर ग्रंथि बोलते हैं इसको। अब ये जो अपन की काउपर ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि क्या कार्य करती है? जो अपन की काउपर ग्रंथि आएगी, यहाँ पर आ चुके हैं काउपर के पास में। अब काउपर क्या करेगी? ये जो यहाँ पर अम्ल क्षारीय मिक्सचर के आए यहाँ, इन्होंने भी देखो इनको जो शुक्राणु की बारात जा रही थी, बारात में क्या डाल दिए? फूल। किसने डाल दिए सबसे ज्यादा? तो शुक्राशय ने। उसके बाद प्रोस्टेट ने भी डाल दिए। अब इसने सोचा कि इन सारे लोगों ने डाल दिए हैं तो मैं क्या करूं? तो इसने क्या कर दिया? श्लेष्मा का स्त्रावन कर दिया। किसका? श्लेष्मा का स्त्रावन। आप लोगों ने देखा होगा सीमन जब भी निकलता है, सीमन का स्त्रावन जब भी होता है उस टाइम आप लोगों को कुछ द्रव्य निकलता है एक्स्ट्रा में, श्लेष्मा निकलती है। क्या निकलती है? श्लेष्मा। तो श्लेष्मा का स्त्रावन कौन करता है अपन का? काउपर ग्रंथि। कौन करता है? काउपर ग्रंथि। तो काउपर ग्रंथि यह है, लिख लीजिए, यह है श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। किसका स्त्रावन करती है? श्लेष्मा का क्या करती है मेरे भाइयों? स्त्रावन करती है। जिसके कारण ही, सुन लीजिए, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात इधर देख लीजिए, जो ज्यादा मोस्ट में इधर की साइड में लिख रहा हूं। जो देखो ये किसका स्त्रावन करती है? श्लेष्मा का। श्लेष्मा का क्या करती है? स्त्रावन करती है। श्लेष्मा का कार्य क्या होता है? चिकनाहट बढ़ाने का। किसका? चिकनाहट। चिकनाहट बढ़ाने का। चिकनाहट बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है। चिकनाहट बढ़ाती है। श्लेष्मा का स्त्रावन करेगा तो क्या होगा? चिकनाहट बढ़ेगी। अब जब चिकनाहट बढ़ेगी मेरे भाइयों तो ये साथ साथ में एक कार्य करती है, क्या? मूत्र के प्रभाव को भी क्या कर देती है? कम कर देती है। तो लिख लीजिए एक पॉइंट, तो बिल्कुल रेड से लिख देता हूं, यह है, इधर की साइड में लिख देता हूं, यह है मूत्र के प्रभाव को भी कम कर देती है। भी कम कर देती है। तो शायद उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात कि मूत्र के साथ में शुक्राणु क्यों नहीं आते और शुक्राणु के साथ में मूत्र क्यों नहीं आता? क्योंकि जब अपन के शुक्राणु जाएंगे, सुनिए बात की गरिमा को भाई, कि जब अपन के शुक्राणु जाएंगे, क्या जाएंगे? शुक्राणु जाएंगे।
तो जो अपन की काउपर ग्रंथि होगी ये किसका श्रावण करेगी, क्या डालेगी इनके ऊपर, जो सेना जा रही है भाई, सेना के ऊपर फूल डाल रही है, तो ये क्या डाल रही है, क्योंकि देखो काम तो 70% इसने कर दिया, 30% मेरे भैया हो याने कर दियो, ठीक है, तो यागू तो कछु मिलावे परसेंट याने क्या करे, श्लेष्मा डाल दे ऊपर से, क्या डाल दे मेरे भैया, श्लेष्मा डाल दे। आप लोगों ने देखा होगा जब भी सीमन बाहर निकलता है, क्या सीमन बाहर निकलता है जिसको वीर्य बोलते हैं, जो बाहर निकलता है उसके साथ में कुछ द्रव भी देखा होगा आप लोग, द्रव देखा होगा ना, तो उस द्रव में क्या निकलती है अपन की श्लेष्मा, चिकनाहट निकलती है, क्या निकलती है, चिकनाहट निकलती है, ठीक है मेरे भाइयों। तो जैसे ही चिकनाहट आएगी, किसके साथ में आएगी चिकनाहट, हमेशा शुक्राणुओं के साथ में आएगी, जब भी चिकनाहट आएगी तो क्या होगा, मूत्र बंद हो जाएगा, क्या होगा, मूत्र बंद हो जाएगा। यही एक कारण है कि मूत्र के साथ में क्या नहीं आता अपन का, मूत्र के साथ में क्या नहीं आता, शुक्राणु, और शुक्राणु के साथ में क्या नहीं आता मेरे भाइयों, मूत्र नहीं आता, ठीक है। उसके बाद में बात करें, देखो सिग्नोमाइड फ्लेक्सर क्या चीज है, ये भी देख लेते हैं एक बार, छोटा सा, वैसे कुछ नहीं है इसमें। अगर प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि का एक बार एसेस कर लीजिए आप शानदार सा, उसके बाद में देख लीजिए सिग्मोइड फ्लेक्सर देख लेते हैं। सिग्मोइड फ्लेक्सर एसेस हो गया होगा शायद, चलते हैं नेक्स्ट, 7वें नंबर का सिग्मोइड फ्लेक्सर, फ्लेक्सर, सिग्मोइड फ्लेक्सर, ये क्या चीज होती है कि देखो आपने कुछ नर पशुओं में देखा होगा, जब पेनिस का जो आकार होता है अंदर की ओर क्या होता है, घुसा हुआ होता है, या अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार का मुड़ा हुआ होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सिग्मोइड फ्लेक्सर। सीधा सीधा एक लाइन ही लिख देते हैं, कुछ पशुओं में पेनिस अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। और ज्यादा लिखना चाहो तो अंग्रेजी वर्ड एस के समान, किसके समान मेरे भाइयों, अंग्रेजी वर्ड एस के समान, एस के समान होता है, एस के समान क्या होता है मेरे भाइयों, अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। जैसे एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल तो क्या है, आप एग्जांपल भी लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए एग्जांपल, सांड और सुअर, क्या मेरे भाइयों, सांड और सुअर, इन दोनों में तो क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, मड़ा हुआ होता है। किसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, मड़ा हुआ होता है। जबकि देखो अपन के कुत्ता, उसके बाद में ऊंट इत्यादि, वैसे सभी में होता है, इस प्रकार का मड़ा हुआ होता है। उसके बाद में अगर हम आपसे बात करें, अंतिम जो बात आती है अपन की, अंतिम बात कौन सी मेरे भाइयों, देख लेते हैं एक बार, पूरा पूरा अपन ने नर्जनन तंत्र देखा, इसमें अपन कहां पहुंचेंगे, सिग्नोमाइड फ्लेक्सर पढ़ लिया। उसके बाद में इस प्रकार से मुड़ करके कहां पे बात आ जाती है अपन की, पेनिस पर, कहां पर आ जाती है अपन की बात, पेनिस पर आ जाती है, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें, पेनिस। 8वां नंबर का है अपन का, क्या होता है, पेनिस। ये क्या होता है अपन का, पेनिस होता है। अब पेनिस अपन को किसको बोल सकते हैं अपन को, देखो जो आप लोगों ने देखा होगा ब्रसन के ऊपर, ब्रसन देखे होंगे आप लोगों ने, ब्रसन अभी बताया था मैंने आपको, तो लिख लीजिए, ब्रसन के ऊपर जो बेलनाकार संरचना बनी होती है, ब्रसन के ऊपर जो बेलनाकार संरचना बनी होती है, संरचना बनी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ये पेनिस, या इसको सेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेशन भी कहते हैं, ठीक है मेरे भाइयों।
तो एक बार दोबारा से आपको उसी चित्र पर ले जाता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इस बार एक बार अच्छा सा शानदार सा। ठीक है, ये अपन का जो आज की क्लास थी, सबसे पहले बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अपन की आज की जो क्लास थी, जो अपन के जनन तंत्र वाला जो पहला टॉपिक दिया हुआ था सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहला उठाया अपन ने कौन सा, नर जनन तंत्र। और ये पूरा पूरा क्या है आपके सामने, नर जनन तंत्र फुल डिटेल में है बिल्कुल। कोई भी समस्या लगे आपको तो कमेंट सेक्शन में जाकर क्या करनी है, आपको कमेंट करनी है। और पर डे प्रत्येक शाम को 7 बजे आपको हमारे साथ में जुड़ना है। क्लास आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड मिलेगी, लेकिन आप वहां पर जाकर कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या हो आप लोगों को तो आपको समस्या का हैंड टू हैंड समाधान किया जाएगा। और पर डे हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो होगी आपकी कौन सी, मादा जनन तंत्र की। क्योंकि देखो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहले क्या था, जंतुओं में जनन। सबसे पहली यूनिट कौन सी थी अपन की, नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र अपन का आज ही क्या हो चुका है, कंप्लीट। कल देखेंगे अपन मादा जनन तंत्र। क्या देखेंगे, मादा जनन तंत्र। उसके बाद में देखो मध्यकाल, मध्यचक्र, गर्भकाल और यौवनारंभ। ये भी क्या है, चैप्टर है आपके। किस में आएगा, जनन में ही आएगा। किस में आएगा, जनन संबंधित किस में आएगा, जनन में। उसके बाद में क्या करवाएंगे अपन, निषेचन। क्या करवाएंगे, निषेचन। और जब आपका निषेचन हो जाएगा फिर पढ़ेंगे अपन कौन से जनन से संबंधित कौन कौन से रोग हैं अपन के। तो बिल्कुल देखो चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी, ज्यादा समय भी खराब नहीं होगा। शॉर्ट रूप में अच्छे बेहतर से बेहतर प्रयास किया जा रहा है आपके लिए। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ, हमारे द्वारा किया हुआ प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज आपको क्या करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है। लाइक के साथ में अगर आपको पता हो तो आपको पता ही है कि अपन का जो पूरा पूरा जो सिलेबस है आपको क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है आपसे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, पूरे सिलेबस की आपको एक टेस्ट सीरीज जारी की गई है हमारी कोचिंग संस्थान के द्वारा, जिसमें आप लोगों को सिर्फ उसका शायद 9 रुपए या 10 रुपए चार्ज रखा हुआ है, जिसमें आपको पूरे पूरे टेस्ट क्या मिलेंगे, 9 रुपए में 10 रुपए मिल जाएंगे पूरे सिलेबस पर। जो आपका नया सिलेबस, संशोधित सिलेबस आया है, इसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो संस्थान का क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से जाकर के ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में जैसे आप ऐप में लॉगिन होगे तो वहां पर टेस्ट सीरीज करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर क्या करना, कल में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा पूरा पूरा प्रोसेस कैसे कैसे क्या चीज है। तो आप क्या करना, वहां से टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लेनी है। टेस्ट सीरीज डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट देना है और अपनी तैयारी कैसी चल रही है उसको बेहतर बनाने का क्या करना है, प्रयास करना है। ठीक है मेरे साथियों, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।